नेचुरल यानी इननेट इम्यूनिटी पढ़ चुके थे। अगला हिस्सा हमारे पास है एक्वायर्ड। इसमें भी हम लोग ने एक दो बातें कर ली थी, आपको ध्यान हो। पहली बात कहते हैं कि एक्वायर्ड का मतलब होता है कि आफ्टर बर्थ, ये हम जन्म से लेकर नहीं आते हैं, ये पैदा होने के बाद। दूसरी एक और बात है कि जो नेचुरल यानी इननेट इम्यूनिटी है जो हमारे पास है वो आपके पास भी होगी। जैसे स्किन हमारे पास है तो आपके पास भी होगी, WBC हमारे पास है आपके पास भी होगी यानी वो सबके पास एक समान रूप से है, लेकिन ये समान रूप से नहीं। जैसे पैदा हुए हम तो हमारे घर वालों ने हमको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवा दी, तो हमारे अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डिफेंस है हमारे अंदर। लेकिन मान लीजिए दूसरा बच्चा है, उसके घर वालों ने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगवाई, तो उसके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस से लड़ने की क्षमता नहीं। यानी ये जो इम्यूनिटी आप पढ़ोगे सबके अंदर समान रूप से नहीं होगी, किसी में होगी किसी में नहीं। हमने ओरल पोलियो ड्रॉप पी ली तो हमारे अंदर पोलियो वायरस से लड़ने की क्षमता आ गई। हमने MMR की वैक्सीन लगवा ली, मम्स, मीजल्स, रूबियोला 3 बीमारियों। DPT की वैक्सीन लगा ली, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस। खैर कोई भी वैक्सीन हमने लगाई तो हमारे अंदर ही क्षमता आई, सारे मानव समाज के अंदर क्षमता नहीं है। यानी ये सब में हो जरूरी नहीं। दूसरा शब्द बोल रहे हैं कि दैट इज अ हाईली स्पेसिफिक, हाई स्पेसिफिक, जबकि इननेट में हम लोग ने शब्द इस्तेमाल किया था नॉन स्पेसिफिक। जैसे वहां बोला स्किन इज ए बैरियर, तो स्किन सभी को रोकता है। डेड सेल लेयर है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, नीमेटोड, कोई भी इस बैरियर को क्रॉस ना करने पाए। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिसिटी है। मैंने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाई, पोलियो वायरस भी आया, हेपेटाइटिस बी वायरस भी आया, तो हमारे अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस से लड़ने की क्षमता हम उसे रोक देंगे। पोलियो वायरस से कहेंगे तुम आना चाहो तो आ जाओ, हम कुछ ना कर सकते। यानी मेरे अंदर स्पेसिफिसिटी है सिर्फ अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी वायरस। हमने पोलियो वैक्सीन नहीं लगवाई तो हमारे अंदर पोलियो से लड़ने की क्षमता नहीं, जबकि दोनों वायरस हैं। हेपेटाइटिस बी वाला जो हमारी इम्यूनिटी है वो पोलियो के खिलाफ काम नहीं करेगा, ऐसे आंखें बंद करके खड़ा हो जाएगा, जो करना चाहो कर लो। वो सिर्फ एक के अगेंस्ट काम करता है, टर्म इज स्पेसिफिक। तीसरा शब्द इस्तेमाल किया था दैट इज ड्यू टू एंटीबॉडीज, जिसे हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से जानते हैं। ये एंटीबॉडीज की वजह से है और यही हम पढ़ पाएंगे। एंटीबॉडीज का नाम भी दिया था हम लोगों ने, हम चाहे तो IG कह दें या और नाम दे दें, तो कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। वैसे इसकी कैटेगरी भी बताई थी, इट बिलोंग्स टू गामा ग्लोब्यूलिन। इतनी 3 पॉइंट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि हमेशा जन्म लेने के बाद होती है, हाईली स्पेसिफिक होती है, और ये क्वालिटी सिर्फ एंटीबॉडीज की वजह से है। यानी दूसरी भाषा में कह दें कि जो हमारी इननेट इम्यूनिटी थी वो फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। इज इट ओके? तो चलिए खैर अब किसी के आगे पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आता है कि हमारे पास ये जो इम्यूनिटी है ये किसकी वजह से है? आप एंटीबॉडीज तो कह देते हो, लेकिन एंटीबॉडीज बनाता कौन है? हमारे शरीर में कोई तो होगा जो इसे बनाता होगा, तो इट इज फॉर्म्ड बाय लिम्फोसाइट। ये जो एंटीबॉडीज है इट इज फॉर्म्ड बाय लिम्फोसाइट। ये एक प्रकार की WBC है, नाम जरूर सुना था आपने। अब इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। पहले हम इनकी अम्मा को तो पढ़ लें कि लिम्फोसाइट कौन है, तब हम आगे बात करें। अब जरा बातें सुन लीजिए। हमारी जो लिम्फोसाइट्स हैं ये कहाँ बनती हैं? यस, हमारे यहाँ ये रही हमारी लिम्फोसाइट।
एंड यस, आप बता सकते हैं लिम्फोसाइट कहाँ बनती है? यस, बोन मैरो, राइट? WBC है, कोई भी ब्लड सेल का जिक्र करोगे, इट इज फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। तो मैं यही नाम देने जा रहा हूं, दैट इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो। लेकिन बन जाने के बाद ये जो लिम्फोसाइट होती हैं अपना स्थान छोड़ करके माइग्रेट कर जाती हैं। कुछ लिम्फोसाइट ऐसी होती हैं जो यहाँ से माइग्रेट करके चली जाती हैं थाइमस के पास। थाइमस एक स्ट्रक्चर है आपका, वहां चली जाती है और कुछ उसी बोन मैरो में बनी रही, यहीं पर बनी रही। अब बात आती है क्यों माइग्रेट क्यों करी जाती है? जस्ट इन फेवर ऑफ मैच्योरेशन, ये मैच्योर हो सके। मैच्योरेशन का मतलब होता है ट्रेनिंग दिलाना। जैसे आप यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो जस्ट फॉर मैच्योरेशन, क्योंकि आपको एक परीक्षा देनी है, उसके लिए ट्रेनिंग आपको चाहिए कि इस विषय को हम कैसे समझें कि उस दिन हम बेहतर कर पाए। तो हम मिल करके ये काम करने की कोशिश करते हैं कि आपको अपना सब्जेक्ट समझा दे, ताकि जब एग्जाम आप दें तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ बेहतर डेवलप हो। यही है इनका काम। लिम्फोसाइट बनी यहाँ पर, बनने के बाद वो थाइमस में चली गई मैच्योर होने के लिए। ये जो फंक्शन है एंड दैट इज फॉर मैच्योरेशन। मैच्योरेशन ना समझ में आ रहा हो तो आप ट्रेनिंग समझ लीजिएगा। और जो थाइमस में मैच्योर हो जाती हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं दैट इज टी लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट लिखने में जगह ज्यादा लेता है तो हम लोग टी सेल लिख देते हैं। जो बी फॉर बोन मैरो में मैच्योर होती हैं उन्हें हम बी सेल्स यानी बी लिम्फोसाइट कहते हैं। अब ये सवाल कई बार पूछा गया है कि हमारी बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां पर होता है? यस, बोन मैरो। टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां होता है? बोन मैरो। थाइमस मत कह जाइएगा। फॉर्मेशन चाहे टी हो या बी हो, फॉर्मेशन तो बोन मैरो में ही होना है ना। अगर हम मैच्योरेशन शब्द बोलेंगे तब आप थाइमस कहिए। और यहाँ जहां पर हमारी लिम्फोसाइट मैच्योर होती हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये आगे चल के एक टॉपिक है आपका लिम्फॉइड ऑर्गन, अगले लेक्चर तक पहुंच पाएंगे, वहां हम आपको इसकी डेफिनेशन बताएंगे। यही डेफिनेशन है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हमारे शरीर के वो ऑर्गन है जहां पर लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो। अब जहां पर आपने ट्रेनिंग ली है उसके कुछ ना कुछ असर आप में दिखाई देगा। जैसे आप हमसे पढ़ते हैं तो आप जब जूलॉजी के बारे में किसी से बात करोगे तो हमारी छवि वहां पर जरूर नजर आएगी। कोई दूसरी जगह पढ़ता है तो वहां की छवि को रिप्रेजेंट करता है। ये सबके कैरेक्टर में आ जाता है और आप अपने नाम से आगे कहोगे कि भाई हमने कमलेश सर से पढ़ा। कई लोग नहीं बताते तो भी लोग जान जाते, अच्छा तुमने उन्हीं से पढ़ा है, तुम्हारी भाषा वैसी ही लग रही है। ऐसा भी होगा आपके साथ। जैसे मान लीजिए आप MBBS करने जाते हो तो कुछ बच्चों का KGMC में एडमिशन होगा, कुछ का GHBM होगा, कुछ का लोहिया में होगा, अलग अलग जगह हो। तो जानते हो जो KGMC वाला बच्चा MBBS करके आता है तो अपने आप को क्या कहता है? मैं जॉर्जियन हूँ। वो बताता है कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हुई है। और जो कानपुर से पढ़कर आता है वो गणेश शंकर विद्यार्थी, GHBM उसका नाम है। जो गोरखपुर में पढ़कर आया वो बाबा रामादास, DRD मेडिकल कॉलेज। तो वहां की छवि नजर आती है और आपको 5 साल में डिफरेंस दिखने लगता है। दुनिया के सामने डिग्री एक ही है लेकिन दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग हुई है। जिसने जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पढ़ा होगा वो अलग तरह से ट्रेन हुआ है, एक ही प्रॉब्लम को लेकर उसकी सोच अलग होगी, और जो BRD मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ है उसकी सोच अलग होगी। कहने को डॉक्टर तो वही डिफरेंस जताने के लिए मैंने इसको टी सेल बोला, मान लीजिए जॉर्जियन है, और ये GHBM बोला। दोनों अलग अलग तरीके से ट्रेन
फिर ये ट्रेन होने के बाद कहाँ जाते हैं? ये लोग ट्रेन होने के बाद चले जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, दिस, एंड दे माइग्रेट टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या करने जाते हैं? ये जाते हैं कि हमसे कोई काम लिया जाए तो हम काम करके दिखाएं कि हम कैसे काम कर सकते हैं। यानी ये वो अंग होते हैं जहां पे हमारी जो बी या टी सेल, अभी आप पढ़ रहे थे, टी सेल या बी सेल, इट चेंजेस इनटू द इफेक्टर सेल। इफेक्टर यानी काम करने के लिए ये परिवर्तित होती हैं और सबका तरीका अलग अलग होगा, और यही कहलाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अभी मैं वो भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जो किताब में लिखी, क्योंकि मुझे पढ़ाना तो कुछ और है, मैं तो खाली भूमिका बना रहा हूं कि हमारे पास बी और टी लिम्फोसाइट होंगे जिसकी वजह से आप एंटीबॉडीज का जिक्र करोगे। अब वही हम बताने लगे कि हमारी बी और टी लिम्फोसाइट आई कहां से। तो बनने की जगह है लिम्फोड, बोन मैरो, फिर वो मैच्योर होने जहां पर गई उसे बोला गया प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। जो थाइमस में मैच्योर हो गए उसे बोला गया टी लिम्फोसाइट, और जो बोन मैरो में मैच्योर हुए उसको बोला गया बी लिम्फोसाइट। मैच्योर होने के बाद वो जाके स्थिर होके चुपचाप बैठ गई सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां पर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन उन्हें कहते हैं जहां पे जरूरत पड़ने पर हमारी बी या टी सेल इफेक्टर सेल में कन्वर्ट होती है। वो मैं भी करके दिखाऊंगा, सोच मत रखिए। यानी कि वो आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन उन्हें कहते हैं जहां पे हमारी लिम्फोसाइट इफेक्टर सेल में कन्वर्ट होती है। अब आपको लग रहा है पता नहीं कौन सी जगह चली जाती है, तो मैं एग्जाम्पल बता दूं। जैसे कि एग्जाम्पल है लिम्फ नोड, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कहलाएगा। और कुछ बुरा लग रहा है तो मैं स्प्लीन भी लिख सकता हूं, ये भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और बुरा लग रहा हो तो टॉन्सिल लिख सकता हूं, ये भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और लिखना हो तो पेयर्स पैचेस लिख सकता हूं अगर किसी को पता है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नाम लिख रहा हूं, किताब में लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन में जगह पाया। तो ये आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, और यहां पर जाकर के वो इफेक्टर सेल में कन्वर्ट होने जाएंगे। तो हमारी लाइन पूरी हो गई जो हम लोग यहां से कह रहे थे कि जो एक्वायर्डिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो दैट इज बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज। इस एंटीबॉडीज को बनाएगा लिम्फोसाइट, लेकिन लिम्फोसाइट इटसेल्फ बनेगा बोन मैरो में। बनने के बाद वो थाइमस या बोन मैरो में ही रहकर मैच्योर होगा, जहां पर जिस ऑर्गन में वो मैच्योर होंगे रिस्पेक्टिव वही नाम कहलाएंगे। फिर मैच्योर होने के बाद वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में चले जाते हैं, जहां पर जरूरत पड़ने पर वो इफेक्टर सेल में कन्वर्ट होते हैं। And yes, these are the example of the secondary lymphoid organ. Have you got these points? Yes. अब मैं आपको secondary lymphoid organ बना के दिखाऊं और ये बताऊं कि देखो भैया कैसे इफेक्टर सेल में कन्वर्ट होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मैं एक छोटा सा रेक्टेंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और इसका बनाने का प्रयोजन सिर्फ ये है कि आप समझ पाएंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। थोड़ा बड़ा सा बना रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाओगे तो आपको वैक्सीन भी समझ में आ जाएगी, इम्यूनाइजेशन भी समझ में आ जाएगा, पूरी इम्यूनिटी समझ में आ जाएगी। इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं लिम्फ नोड लिख लीजिए, या फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लिख लीजिए। यहीं पर आपने कहा आपके पास टी सेल भी है, मैं लिम्फोसाइट अवॉइड कर रहा हूं लिखना क्योंकि जगह ज्यादा लेता है वो, और मैं बी सेल भी लिख दे रहा हूं। मैच्योर होने के बाद यही चले गए। अब मैं इनके अगल बगल क्या कर रहा हूं, कुछ ब्लड वेसल्स बना दे रहा हूं, जिसकी जरूरत हमने पड़ने वाली है। ये हमारी ब्लड वेसल्स है, इधर भी बना दे रहा हूं, फिर इधर भी बना दे रहा हूं। कभी भी आप लिम्फ नोड ढंग से पढ़ोगे तो each lymph node is surrounded by network of blood capillaries।
हर लिम्फ नोड जो है वो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज से घिरा हुआ। तो उसी प्रयोजन में मैंने आपको ऐसे ब्लड कैपिलरीज बना दी। रेड से बनाई है तो लिखने की जरूरत नहीं कि ब्लड कैपिलरीज। अब यही छोड़ दीजिए। अब मैं आपको एक शब्द बताऊं जिसे आपने पहले नाम दिया था पैथोजन। एक दिन पढ़ा था, कहा था पैथोजन वो होते हैं जिनके अंदर डिजीज कॉज करने की क्षमता हो, ये पैथोजन। लेकिन अब मैं पैथोजन के दो रूप पढ़ा। पैथोजन के अंदर दो चीजें पाई जाती, एक कहलाती है पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी, और दूसरी कहलाती है एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी। अब पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है? डिजीज कॉज करने की कितनी क्षमता है आपके पास। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये दो पैथोजन है, रेड एंड ब्लैक, लेकिन हो सकता है ये रेड वाला आपके शरीर में जाए तो आपके शरीर का ज्यादा नुकसान पहुंचाए और ये कम नुकसान पहुंचाए। ऐसा होता है। जैसे कॉमन कोल्ड आपके शरीर में आता है तो क्या आपको मृत्यु पहुंचा देता है? शायद नहीं, क्योंकि बहुत ही रेयरेस्ट केस होगा जहां आपको साधारण से जुकाम में आप मृत्यु हुई, क्योंकि जुकाम का जो वायरस है राइनो वायरस, उसकी पैथोजेनिसिटी ज्यादा नहीं है, और वहीं HIV आ गया अगर तो उसकी मारक क्षमता ज्यादा है, वो आपके शरीर में ज्यादा उथल पुथल करता है और आप मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो पैथोजेनिसिटी HIV की ज्यादा हो गई और कॉमन कोल्ड की कम। लेकिन है तो दोनों में पैथोजेनिसिटी ना, दोनों बीमारी तो कॉज कर रहे हैं। यानी ये है आपके पास पैथोजेनिसिटी का मतलब है एबिलिटी टू पेनिट्रेट इन होस्ट बॉडी, आपके शरीर के अंदर कितना वो घुस सकता है। जैसे कॉमन कोल्ड की औकात खाली अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, फेफड़े में तो जा नहीं पाता है, तो जान कैसे मिलेगी? लेकिन HIV की औकात आपके इम्यून सेल के अंदर है। इम्यून सेल पे आप पढ़ोगे कि हेल्पर टी सेल होती है, उसको कम कर दे, तभी तो उस बीमारी का नाम होगा इम्यूनो डिफिशियंसी। तो उसका पेनिट्रेशन ज्यादा है, तो जिस बीमारी का जितना ज्यादा पेनिट्रेशन होगा उतनी ही ज्यादा उसकी मारक क्षमता। क्लियर? रिंग बर्न नहीं सुनेंगे, रिंग बर्न से जल्दी कोई मर जाता है क्योंकि इसकी मारक क्षमता सिर्फ स्किन तक है, अंदर नहीं जाता। तो लोग जीवन भर खुजलाते रहेंगे लेकिन मरेंगे नहीं खुजला के, मारक क्षमता किसी और में। लेकिन टाइफाइड में है मारक क्षमता, क्योंकि वो अंदर तक जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है और कभी कभी परफोरेशन कर देता है, दैट लीड टू द डेथ। तो ये कहलाती पैथोजेंस। आज मुझे इसे नहीं पढ़ना। सर दूसरा शब्द जानिए, एंटीजेनेसिटी। इस एंटीजेनेसिटी का मतलब होता है दैट इज एबिलिटी टू स्टिमुलेट इम्यून सेल, हमारी इम्यून सेल को, डिफेंस सेल को कितना छेड़ पाता है। ज्यादा छेड़ोगे तो ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा, कम छेड़ोगे तो कम रिस्पॉन्स आएगा। डिफेंस सेल, जैसे मान लो कोई सारे लड़के लड़की जा रही है और आपने धीरे से बोल दिया ब्यूटीफुल, तो ज्यादा ज्यादा आपकी तरफ घूर के देखेगी वो चली जाएगी, चप्पल उठा के नहीं मारेगी। लेकिन अगर आपने कुछ ज्यादा कह दिया तो हो सकता है रुक जाए, बैठ जाए, चप्पल उप्पल निकाल ले, बुला ले किसी को। कितना आपने स्टिमुलेट किया? पहली बार आपने कम स्टिमुलेट किया तो वो मुस्कुरा के जा भी सकती, उसे गुरूर है कि भाई मैं ब्यूटीफुल, तो गलत थोड़ी ना कहा, और हो सकता है थोड़ा घूर उड़ के चली जाए, तो आपने कम स्टिमुलेट किया। लेकिन अगर आपने ज्यादा छेड़ा, जितना ज्यादा छेड़ोगे उतना ही रिस्पॉन्स आएगा, उसके लिए भी तैयार रहिए। तो ये है एंटीजेनेसिटी, मुझे यही पढ़ना है। क्लियर हो गया? अब उस दिन हमने जब पैथोजन पढ़ाया तो सिर्फ इस पे ध्यान दिया था, कहा था एबिलिटी टू कॉज द डिजीज। लेकिन पैथोजेंस के अंदर एंटीजेनेसिटी भी होगी, और जहां एंटीजेनेसिटी होगी वहीं हम ये टॉपिक पढ़ा पाएंगे।
क्लियर? अब जरा आ जाइए, यहाँ पे हमने ब्लड तक पहुंचाया, यही हमारा वो पैथोजन है जिसमें एंटीजेनेसिटी। हम एंटीजन क्या लिखे या कुछ ना लिखे ऐसा। ये जब आया इसमें और मान लीजिए उसने इसको खूब जोर से कंटाप मारा, यानी स्टिमुलेट किया बी सेल को, छेड़ना तो है ही है ना आपको, स्टिमुलेट नहीं कर पाए तो काहे की एंटीजेनेसिटी। तो जैसे ही बी सेल को आप स्टिमुलेट करोगे हमारी बी सेल सेंसिटाइज हो जाएगी, यानी अब वो स्टिमुलेट हो गई, अभी तक तो सो रही थी, दैट इज सेंसिटाइज्ड बी सेल्स। यानी इसके पहले वो सब तैयार होकर चुपचाप बैठी थी, किसी ने छेड़ा नहीं था। जब आप एक एंटीजन आके उसे छेड़ता है तो वो सेंसिटाइज हो गई, और सेंसिटाइज होते ही सर इट चेंजेस इनटू द टू फॉर्म, ये दो रूपों में कन्वर्ट हो जाता है। एक बनती है इफेक्टर बी सेल्स, इफेक्टर बी सेल्स। अभी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की डेफिनेशन क्या दी थी आपको? ये वो अंग होते हैं जहां हमारी बी या टी लिम्फोसाइट इफेक्टर सेल में कन्वर्ट होते लोग। तो यही तो कहना है कि जब हमारा एंटीजन आया उसने बी सेल को स्टिमुलेट किया, वो सेंसिटाइज होकर के, ये शब्द आप हटा भी सकते थे, मैंने सोचा एक बार लिखी कि इसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। और दूसरी सेल जो बनती है इट इज मेमोरी बी सेल। यस, तो ये दो प्रकार के सेल्स में कन्वर्ट हुई, एक इफेक्टर यानी जो काम करके दिखाएगी, और एक आपके पास मेमोरी बी सेल्स। जैसे ही इफेक्टर बी सेल बनती हैं ये तुरंत यहाँ पर इस जगह पे एंटीबॉडीज निकलना शुरू कर देती हैं। यही एंटीबॉडीज बनाती है जो इफेक्टर बी सेल्स है, और बना के कहीं रख नहीं पाती, बनाते ही तुरंत वो ब्लड में डाल देती है, कहती भैया जाओ। तो ये एंटीबॉडीज आपके ब्लड में आ जाता है। तो हम लोगों ने ऐसे क्या पढ़ा था परसों वाले लेक्चर में कि एंटीबॉडीज कौन बनाता है? प्लाज्मा सेल। तो भैया इसका नाम है प्लाज्मा सेल, बट आपकी एनसीईआरटी ने प्लाज्मा सेल शब्द का प्रयोग ही नहीं किया है। क्या पता आप इसको प्लाज्मा में घुसे हो। ये अपना जो फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट है वो सीधे प्लाज्मा में डाल देती है, दैट इज इफेक्टिव बी सेल। तो ये एक प्रकार की लिम्फोसाइट ही तो बनाती है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एंटीबॉडीज आर फॉर्म बाय बी लिम्फोसाइट, कोई गुनाह थोड़ी किया है, बी ही तो है। इफेक्टर बी सेल कह लीजिए, है तो वो बी लिम्फोसाइट ना। दूसरा सवाल आया कि एंटीबॉडीज कहां बनती हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तीसरा सवाल, एंटीबॉडीज पाई कहां जाती हैं? प्लाज्मा में। लिखा भी था ग्लोब्यूलिन प्रोटीन आर फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा, जबकि एनसीईआरटी ने वहां पे लिखा था ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन आर फॉर्म बाय लिवर। अब गलती समझ में आ गई। वहां भी हमने आपको बता दिया था सिर्फ अल्फा और बीटा जो ग्लोब्यूलिन है वो लिवर बनाती, गामा ग्लोबुलिन कभी लिवर नहीं बनाती। अब तो देख रहे हैं ये जो एंटीबॉडीज बनती है इस जगह पे, ये ब्लड के माध्यम से ट्रैवल करना शुरू करती है, और ट्रैवल करते करते सिर्फ यहां तक आती है, और अब इनके खिलाफ काम करती है, क्योंकि यही जो एंटीबॉडीज हैं ये वाया ब्लड सर्कुलेट करती हुई उस जगह पर जाएं, क्योंकि एंटीबॉडीज तो स्पेसिफिक होती हैं, और जाके इस एंटीजन यानी पैथोजन के खिलाफ काम करती हैं और उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। दिस इज द डिफरेंस। आपने अभी क्या पढ़ा था इस जगह पे, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है दैट इज ड्यू टू एंटीबॉडीज, यही तो लाइन लिखी थी। तो देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी हुई, ना ये एंटीजन आता, ना इनको छेड़ता, ना एंटीबॉडीज बनती। फिर से जब कोई एंटीजन या पैथोजन आता है और हमारी बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है, तो हमारी बी सेल्स सेंसिटाइज होके दो प्रकार के सेल में कन्वर्ट हो जाए। एक इफेक्टर बी सेल, जिसे चाहे तो आप प्लाज्मा सेल कह सकते हैं, ये एंटीबॉडीज बना देती है।
दीज आर द एंटीबॉडी। जगह कम है तो मैं आईजी लिख दे रहा हूँ। एंटीबॉडीज बनाती हैं और बना के सीधे ब्लड में डाल देती हैं। वाया ब्लड ये एंटीबॉडीज सर्कुलेट होते हुए उसी एंटीजन के खिलाफ काम करती हैं और अंत में उसे न्यूट्रलाइज करती हैं। ये कहलाता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। पहली बात, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। पहली बार आपको किसी ने छेड़ा तो आपने उसको रिस्पॉन्स किस तरीके से किया, ये कहलाता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन अगर यही पैथोजन दोबारा अटैक करे, सेम पैथोजन री अटैक करेगा, तो हमें अब सेंसिटाइज होने की जरूरत नहीं है। हमारी जो मेमोरी सेल बनी हुई थी, इट विल सून कन्वर्ट इनटू द इफेक्टर बी सेल। ये लेकिन इसकी कंडीशन है, इफ सेम पैथोजन या एंटीजन जो लिखना चाहिए री अटैक, पुनः अटैक करेगा, तो ये हमारी जो मेमोरी सेल्स थी दे विल कन्वर्ट इनटू द इफेक्टर सेल्स एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी कहीं या इसे नाम देते हैं एनामेनेस्टिक। एनामेनेस्टिक का मतलब होता है प्रतिक्रिया। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। कुछ मोटा मोटा समझ में आया? क्लियर? तो अब मैं कहानी सुना दूं, वो नहीं जो व्हाट्सएप पे चल रही है, ये दूसरी कहानी। जैसे सपोज करिए कि एक जगह से जहां से भी हम आए, वहां से जब कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि और कुछ कर नहीं पाए तो कोचिंग पढ़ाने लगे, बिकॉज दिस इज द प्रोफेशन नॉट बाई चॉइस, दैट इज बाई चांस। तकरीबन सबके साथ ऐसा ही होता है। और ईश्वर ने बड़ी मदद की तो शुरुआती दिनों में ही सफल पैसा वैसा कमाने लगे। सफलता की डेफिनेशन लोग बताते हैं कि पैसा कमा लिया तो सफल हो। जब पैसा वैसा कमा लिया तो हमारी वाइफ ने कहा कि चलो बढ़िया जगह कहीं मकान लेते, कहाँ को लिया में रह रहे हो, अब तो वो समय छोड़ो। तो मैंने कहा ठीक। तो हमने भैया शहर का इलाका पता किया, पॉश इलाका, पॉश मतलब बढ़िया से इलाका, वहाँ बढ़िया सा फ्लैट लूँ। विला तो ले नहीं सकते, इतना तो नहीं कमाया था, तो उन्हें फ्लैट ले लिया। और अब तो वो आते ना कुरियर वाले, ट्रैवल वाले लेके जाते हैं मूवर एंड पैकर्स, तो उनको बता दिया भाई हमारा सामान पहुंचा दो, तो बक्सा गत्ता लेकर आते हैं। तो आपका सामान करते हैं, भर देते हैं और उस पर लिख देते हैं इसमें किचन का सामान है, इसमें पढ़ने का सामान है, इसमें फालतू सामान है, इसमें किसका सामान है। तो जाके अपना महीना भर धीरे धीरे करके गत्ता खोलते हैं। ऐसे लाद के ले जाओगे तो बहुत सामान टूट जाता है, उनके ले जाने से टूटता उठता नहीं। तो हमारा सामान उन्हें दोपहर में 12 बजे पहुंचा दिया। ज़्यादा था ही, पुलिया में रहते फिर ज़्यादा सामान भी नहीं था, वो उतार के चले गए और हम लोग भी पहुंच गए। फिर जब लोग पहुंचे तो अपना गत्ता उतना धीरे करके खोलने लगे कि भाई जो जरूरी है वो सबसे पहले किचन ही जरूरी है कि कुछ खा तो लो। तो किचन वाला सामान खोल रहे, तब तक एक बेल बची हमारे दरवाजे। तो हमने अपनी वाइफ से कहा कि देखो पड़ोस वाला कोई होगा, शायद हम लोग को लंच के लिए बुलाने आया है। क्योंकि एक बड़ी कॉमन सी परंपरा है अच्छे लोगों में, जब आपके बगल में कोई नया पड़ोसी आता है तो हमारा फर्ज भी होता है कि हम उसको लंच या डिनर पे इनवाइट करें। उससे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये कि हम उसी दिन उससे परिचित हो जाते हैं, नहीं तो महीनों पता ही नहीं चलता कि बगल वाला है कौन और कैसे पूछें। जब मैं लंच या डिनर पे बुला लेते हैं तो घंटे 2 घंटे बैठते हैं तो जान जाते हैं भाई साहब क्या करते हैं, कि बच्चे क्या करते हैं, कैसा इनका काम है, हमें आगे संबंध रखना या नहीं। और दूसरा फायदा ये होता है कि हम उसकी मदद करते हैं, क्योंकि जिस दिन मकान शिफ्ट करता है व्यक्ति उस दिन खाने होने की व्यवस्था हो नहीं पाती। चाकू मिलता ही तो छोटी छोटी चीजें मिलती हैं। तो हमने वाइफ से कहा कि भाई कोई आया है। उसने कहा आया है तो खोलो, बताओ कपड़े पूरे ढंग से पहन के चले। तो जैसे हमने दरवाजा खोला, एक कुर्ता पजामा पहन के काला सा मोटा सा आदमी खड़ा। तो हमने कहा यस, हमारा एक था ऐसे, हम गिर पड़े। तो हम सोचे ये कौन सा लंच है, जब मारने लगा आके सीने पे हमारे बैठ गया, खूब कूटा जी भर के और कूट के 2-3 मिनट के अंदर चला गया।
थोड़ी देर बाद हमारी वाइफ तो दूसरे कमरे से निकल के आई, बताओ कहाँ चलना है लंच? हमने कहा लंच तो यही हो गया। अब पहली बात देखिए, वो जो मोटा काला कुर्ता पजामा पहन के व्यक्ति आया था, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ही वाज द शर्मा जी। तो शर्मा जी पहली बार हमारे घर आए और हमको उन्होंने कूटा और जी भर के कूट के चले गए। इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये नहीं कि मैं कमजोर हूं, मैं भी तो 2-4 मार सकता था और हम तो 2 थे। वजह ये है कि आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस कुटाई। हम तो कुछ और ही सोच रहे थे कि लंच वगैरह जाना हो, लेकिन उसने हमको सिर्फ इसलिए कूटा क्योंकि मैं पहले से तैयार नहीं था। तो मैं जो रिस्पॉन्स कर रहा था वो बेहद स्लो था, हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है मेरे साथ। क्लियर? ये वही शर्मा है और ये मैं। जब पहली बार शर्मा हमारे पास आता है तो वो हमको कूट के चला जाता है, क्योंकि हम रिस्पॉन्स जो है वो बहुत धीमी गति से करते हैं, स्लो करते हैं और बहुत लेस इंटेंस। हम एंटीबॉडीज बनाने में समय ज्यादा लगता है। इससे कोई भी पैथोजन जब फर्स्ट टाइम आपके शरीर पर अटैक करती है या करता है तो आपको बीमार कर जाता है, क्योंकि एंटीबॉडीज बनती हैं लेकिन बनने में समय लगता है, इंटेंस नहीं होती, ज्यादा बनती नहीं है। इसलिए हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, जितनी दिन आपकी बीमारी का ड्यूरेशन है उतना आपको कर जाता है। ये तो पहली कहानी का पार्ट था। फिर अब क्या हुआ उसके आगे? अब वो शर्मा नीचे से रात को बताने लगा, अरे कमलेश आया, हस्बैंड वाइफ है, आज कूटा। तो लोग अब 2-4 दिनों में हमें जान गए, मैं लगे जाता हूँ गए, लेकिन शर्मा कूटा है क्या? उन्होंने कहा हाँ भाई कूटा है। सुनो तो काहे कूटा? कहें उससे कोई मतलब नहीं, कूटे हो ना, ठीक है। तो ये स्थिति। कोई हमारी वाइफ को बुला पूछता था, आपके पति देव क्या कूटे गए? हाँ कूटे गए, लेकिन इसलिए कूटे गए कौन, उससे कोई मतलब नहीं, पहली लाइन सही है ना, कूटे गए। पूरी कॉलोनी में शोर हो गया। अब हमारे अंदर बड़ा गुस्सा आया कि ये अजीब बात है, कूट दिए गए, चलो ठीक था, बेइज्जती काहे हो रही है? तो हमने अपने वाइफ से कहा, देखो यहाँ पे पहनने का तरीका अलग है, चलो शाम को भाला वाला खरीद के लो, क्योंकि अब रहेंगे तो हम भी, अब हम तैयारी करेंगे इस चीज़ की। तो अमीनाबाद एक जगह है, वहाँ गए, भाला जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, भाला है और जो तलवार वलवार टाइप की चीज़ लेकर आ गए, घर में रखे। डिफेंस हमने मजबूत कर लिया क्योंकि हमारे मेमोरी में ही आके बैठ गया, ये जगह ऐसी है कि दरवाजा खोलते ही लोग कूटने लगे। दिस इज इन मेमोरी। अब ये दिन, कई दिन बीत गए, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, शर्मा सबको हर चौराहे खड़ा होकर आता है कि चले यार इनको कूटा तो है। तो बात पुरानी हो गई, तो कॉलोनी वाले ने कहा फिर से कूट के दिखाओ, हम देखेंगे, तुम अकेले कूटे थे, तो सीधा साधा आदमी बोल रहा कूटे गए, तो झूठ बोल रहा। हम लोग आपकी देखना चाहते हैं कि तुम कूटते कैसे हो, लगता तो नहीं कि आपने कूट दिया हो। अब शर्मा को फिर जोश आ गया, पिछली बार उसने कूटा था तो उसका हौसले तो बुलंद थी, अब वो फिर से नहीं चढ़ा। जैसे वो उसने बेल बजाई और हमने वाइजर से देख लिया, ये वही मोटा काला कुर्ता पजामा ला, हमारी मेमोरी में तुरंत वो सारी भावनाएं जाग गई, यही आया था और कस के सीने चढ़ के कूटा। तो हमने क्या किया, दरवाजा खोला और उसकी गर्दन पे लगा दिया भाला, एकदम यहाँ पे। बोल शर्मा। अब शर्मा क्या करेगा, आगे बढ़ेगा तो टांग दूंगा। तो वो शर्मा कहाँ चला जाएगा, लौट जाएगा, कूट पाएगा नहीं, बिकॉज आई है। यानी सेकेंड टाइम अगर वही शर्मा दोबारा अटैक करता है तो मेरा रिस्पॉन्स जो होगा बहुत तेज होगा और गजब का होगा, क्योंकि आई एम द रेडी पोजिशन। शर्मा की जगह कोई मिश्रा जी आ जाए तो हम नहीं रेडी, क्योंकि मिश्रा जी के प्रति हमारा अनुभव नहीं खराब है, हमारा अनुभव इसी के प्रति खराब है। तो अगर सेम पैथोजन, यही पैथोजन दोबारा अटैक करेगा तो मेरा जो रिस्पॉन्स होगा वो बेहद रैपिड होगा एंड हाईली इंटेंसिफाइड होगा। बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा मात्रा में हम एंटीबॉडीज बना देंगे, और एंटीबॉडीज बना देंगे तुरंत हम एंटीजन को रोक लेंगे, कुछ ना कर पाएंगे।
ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इसलिए सेकंड लाइन में आपके इस टॉपिक में लिखा होगा इट इज बेस्ड ऑन द मेमोरी सेल। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये है, ये थोड़ी ना पहली बार अटैक किया तब तो अपनी इम्यूनिटी एक्वायर की, अनुभव एक्वायर किया, सेकंड टाइम जब वो अटैक करेगा तो अटैक नहीं कर पाएगा। इसी वजह से कई ऐसी बीमारियां हैं हमारे जीवन में सिर्फ एक बार, दैट इज पॉक्स। चेचक सामान्यतः जीवन में एक बार, क्योंकि चेचक जब पहली बार अटैक आपको करता है तो मेमोरी सेल बन जाती हैं और वो मेमोरी सेल लाइफ लॉन्ग रहती है। अब वो शर्मा हमको कूट पाएगा, इसकी दो वजह हो सकती। दूसरी बात, पहली बार तो हमेशा कूटेगा, सेकंड टाइम अगर उसे कूटना है तो उसके दो कंडीशन हो सकती। अगली बार शर्मा लहंगा चोली पहन के आए, चोटी उटी लगा के आए, तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, यानी वही पैथोजन म्यूटेशन करके आए, सेम नहीं रहेगा। अगर वही पैथोजन म्यूटेंट फॉर्म में आएगा तो मैं नहीं रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा, फिर कूटेगा। तीसरी बार आके फिर कूटेगा, साड़ी पहन के आएगा। चौथी बार फिर कूटेगा, कौन नंगे भाग है। मतलब सिर्फ कहने का मतलब है कि सेम पैथोजन होना चाहिए। अगर वो म्यूटेंट हो चुका है तो मेरी मेमोरी सेल काम नहीं करेगी। तो अभी हमने आपसे कहा कि हमारी मेमोरी सेल चेचक के अगेंस्ट लाइफ लॉन्ग है, इसलिए सामान्यतः किसी व्यक्ति को चेचक दोबारा नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको समाज में कई लोग मिले, कहेंगे मां छोड़ो, हमारे बुआ के लड़के को 2 बार हुआ, तो 2 बार हुआ है, वो दूसरी बार उसी चेचक वायरस का म्यूटेंट फॉर्म, म्यूटेंट फॉर्म तो आ सकता है। क्योंकि चेचक वायरस में इतने ज्यादा म्यूटेशन होते नहीं हैं, इसलिए हमारी बात लगभग सही मानी जाती है कि चेचक दोबारा नहीं। किसी किसी को दोबारा हो सकता है जहां म्यूटेशन हो गया। दूसरी वजह, पहली वजह तो कि आपके वो लहंगा चोली पहन कर, दूसरी वजह ये कि मैं भूल जाऊं कि शर्मा ने मुझे कूटा था, तो दोबारा फिर कूटेगा। अगर मैं ये दिमाग से उतार ही दूं क्या यही शर्मा है जिसने मुझको कूटा था, चाहे 1 महीने बाद उतार दूं चाहे 6 महीने बाद उतार दूं, जब मैं ये भूल जाऊंगा यानी मेमोरी सेल हमारी समाप्त हो जाएगी, तो दोबारा फिर होगा। कॉमन कोल्ड आपको कई बार होता, महीने में 2-2 बार हो जाता है। तो कॉमन कोल्ड दुनिया का सबसे मोस्ट म्यूटेबल वायरस है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि कॉमन कोल्ड की जो मेमोरी सेल्स होती हैं हफ्ते 10 दिन में समाप्त हो जाती है। म्यूटेशन नहीं भी करेगा तब भी दोबारा आपको जुकाम हो जाता है, आप कहते हो अभी ठीक हुआ नहीं, दोबारा फिर हो गया, कई बार ऐसा देखा। तो उसमें दोनों वजह जुड़ी है। दुनिया का सबसे तेज म्यूटेशन करने वाला वायरस राइनो वायरस, नंबर 2 पे HIV। लेकिन कॉमन कोल्ड की मेमोरी सेल भी लाइफ लॉन्ग नहीं होती, हफ्ते 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम महीना भर। इसलिए महीने में 2 या 3 बार आपको जुकाम हो जाए तो चौंकिएगा। यानी कुल मिला के मैंने 2 लाइनें आपको पढ़ाई। एक मेमोरी सेल नाम की चीज पढ़ाई कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी सेल। अब सोचिए पहले इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान अगर मेमोरी सेल नहीं बनी होती तो क्या ये आप सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कर पाते? फिर अटैक करता, फिर बीमार होते। सिर्फ पहली बार अटैक में आप बीमार होते हैं, सेकेंड अटैक में बीमार होंगे कि नहीं होंगे ये 2 कंडीशन पे डिपेंड करता है। आपके पास मेमोरी सेल है तो नहीं बीमार, या वो म्यूटेशन करके आएगा तो बीमार होगा। मेमोरी सेल का लाइफ स्पैन अगर कम है, जल्दी समाप्त हो गई तो बीमार होगा। लेकिन अगर आपके पास सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स प्रॉपर है तो बीमार नहीं होंगे। यू गॉट द इम्यूनिटी। यही इम्यूनिटी आपने एक्वायर की ना। हमको चेचक हुआ तो हमारे अंदर चेचक के प्रति इम्यूनिटी आ गई ना, और आपको चेचक नहीं हुआ तो आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं है। ठीक, तो आगे की 2 लाइनों में प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, यानी जब पैथोजन पहली बार अटैक करता है तो हमारी इम्यून सेल जो रिस्पॉन्स करती है उसे बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब सेम पैथोजन दोबारा अटैक करता है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। बी सेल का रुख खत्म। ये ट्रेनिंग है इसकी। बी सेल ऐसे ही काम करता है। इसने जहां ट्रेनिंग ली है बोन मैरो में, इनको सिखाया यही गया कि जब आपको कोई कंटाप मारे तो सेंसिटाइज होकर 2 में कन्वर्ट हो जाए। अब जरा टी सेल को देखिए, इनकी ट्रेनिंग कैसे। ये तो अलग विद्यालय से पढ़े हुए लोग हैं ना, थाइमस। ये देखिए कैसे काम करते हैं।
अगर मान लीजिए आपका पैथोजन एंटीजन जो भी आप कह रहे हो वो आकर के टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है, तो सर ये क्या करेंगे? सर सेंसिटाइज तो ये भी हो जाएंगे, नाराज तो ये भी होंगे, सेंसिटाइज्ड टी सेल्स। फिर सेंसिटाइज होने के बाद ये 3 रूपों में कन्वर्ट होते हैं। देखिए ये 2 रूपों में कन्वर्ट होते थे, मेमोरी और इफेक्टर टी सेल्स। ये 3 रूपों में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक तो मेमोरी टी सेल, मेमोरी टी सेल्स, दूसरा नाम है साइटोटॉक्सिक, थोड़ा नाम बड़ा है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तीसरे का नाम है हेल्पर टी सेल। अब इतना बड़ा बड़ा नाम हम ठीक परहेज करेंगे, तो जो साइटोटॉक्सिक है उसको TC लिखा करेंगे और जो हेल्पर टी सेल है उसको TH लिखा करेंगे, जगह मेरी बच्चे। यानी जब टी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट होती हैं तो सेंसिटाइज होने के बाद 3 प्रकार की कोशिकाओं में कन्वर्ट होती है। मेमोरी टी सेल लगभग ऐसे ही काम करती है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपके पास नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको यहाँ लिख के छोड़ रहे हैं। सिर्फ ये हमने बता दिया कि मेमोरी सेल दोनों बनाती है। अगर हम इसे नहीं बनाते तो आपको लगता है मेमोरी खाली बी बनाती है। अब इन दोनों का काम देखिए। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो खुद ही माइग्रेट कर जाती है, ये मैदान में खुद आ जाती है। डिफरेंस जरा देखिएगा, यहाँ पर इस वाली जगह पर कभी भी बी लिम्फोसाइट मैदान में नहीं आती, प्लाज्मा में कभी खुद नहीं जाती, वो एंटीबॉडीज डाल देती। यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल खुद आती है और खुद ही निकल लेती है कि किसने हमको कंटाप मारा। ये देखिए, yes, it soon reaches near this, इस एंटीजन के पास पहुंच जाती है। कैसे काम करती है भी बताती है। तो डिफरेंस जरूर चेक करिएगा। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस द आर्मी ऑफ प्रोटीन, जो एंटीबॉडीज है उसका पूरा फौज डाल देती है, लेकिन खुद अंदर ही रहती है, कहती जा बच्चा लड़। और ये फ्लूइड के माध्यम से जाता है, इसलिए आगे चल के आप इसे पढ़ा करेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब आप सोचोगे ह्यूमोरल का मतलब क्या हुआ? ह्यूमोरल का मतलब ह्यूमर से है, और ह्यूमर का मतलब फ्लूइड, एक दिन बताया था आपको। अगर अब भी ना समझ में आ रहा तो एक सरल लैंग्वेज लिख सकते हैं, दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी आपने पढ़ा जहां पर माध्यम एंटीबॉडी, और यहां पर देखिए माध्यम कहीं एंटीबॉडी नहीं दिखेगा, सेल खुद जाएगी लड़ने, तो इसे हम लोग कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, शॉर्ट में इसको कहते हैं CMI। पहले दोनों शब्द समझ में आए हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी उसे कहते हैं जहां एंटीबॉडी माध्यम है इम्यूनिटी का, लेकिन जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वहां पर कहीं एंटीबॉडी नहीं। वो जो सेल है साइटोटॉक्सिक टी सेल, वो खुद जाती है उनके खिलाफ काम। क्लियर होगी? अब जरा पहले इनकी बात करें, हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल नाम से जैसे पता है कोई काम होगा उसकी मदद करेगी, यही इनका काम है, हेल्पर टी सेल। तो इनको पता चलता है तमाशा कहाँ कहाँ हो रहा है, और वहीं जाके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो इनको बताया गया कि भैया यहाँ तमाशा चल रहा है, ये लोग एंटीबॉडी बना रहे हैं, तो यहीं पीछे खड़े हो जाते हैं इफेक्टेड बी सेल के, यानी प्लाज्मा सेल के पीछे, और देखते हैं भैया तो दनादन एंटीबॉडीज बनाए चला जा रहा है। तो जैसे ही पीछे खड़े होकर एंटीबॉडीज बनती हैं, कहते हैं वाह क्या बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया एंटीबॉडी, बढ़िया। अब प्लाज्मा सेल खुश, और फिर कुछ तारीफ कर रहा,
और बनाने लगते हैं। फिर जैसे और बनाते हैं हेल्पर टी सेल का, तो बहुत बढ़िया, क्या भैया क्या ऐसी एंटीबॉडी तो कभी किसी ने बनाई नहीं, अच्छा और कहने का मतलब है these helper T cells help promote synthesis of antibodies। और इनका दिमाग इतना खराब हो जाता है कि पहले इंतजार करते हैं, आओ अब तुम ताली बजाना तब बनाएंगे। दिस इज द हेल्पर टी सेल। यानी हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे कि हमारी इफेक्टर बी सेल एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन बनाने के पहले इंतजार करती है, तो ताली बजाने वाला तो वाला ये हेल्पर टी सेल। अगर हेल्पर टी सेल नहीं आएगी तो इफेक्टर बी सेल ऐसे खड़ी रहेगी, आओ ताली बजाओ तब बनाए, एंटीबॉडी बढ़ाऊंगा। आप सोचिए किसी जगह पर हेल्पर टी सेल हो ही ना या कम हो तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। एड्स का नाम क्यों रखा? एक्वायर करते हैं, कंजेनाइटल डिजीज नहीं। HIV का इन्फेक्शन होता है, फिर इम्यून डिफिशियंसी, सर इसी की डिफिशियंसी हो जाती है। जब ये कम हो जाएगी तो इम्यूनिटी तो कमजोर पड़नी ही पड़नी है, तो नाम उसका दे दिया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। एड्स में दोबारा रिपीट कर दिया, तो इसका महत्व तो समझ में आएगा। जैसे मेरी क्लास को आप ले लीजिए, मैं इफेक्टर बी सेल हूं, जो पढ़ा रहा हूं उसके लिए आप हेल्पर टी सेल। आप अगर हमारी तरफ कंसंट्रेट होकर देख रहे हो तो वो ताली से कम नहीं हमारी, क्योंकि हम तो चेहरा ही देख के पढ़ा रहे हैं। आपका फेस बहुत कुछ एक्सप्रेस करता है, तो अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन कॉम्प्लीमेंट दे रहा है हमारी टीचिंग को तो मैं और अच्छा पढ़ा दूंगा। लेकिन इसमें दो बच्चा धीरे धीरे मोबाइल चला रहा है, तो वो हेल्पर टी सेल नहीं है, वो सप्रेशर टी सेल है, पढ़ा नहीं रहा। वो हमारी पढ़ाई की एक्टिविटी को कम कर रहा है। समझ पा रहे हैं? वो भी सेल होती तेरे सिलेबस में नहीं पढ़ा रहा, बहुत सारी टी सेल्स होती। तो किसी भी प्रक्रिया को होने के लिए दो फैक्टर हैं। हेल्पर टी सेल उस प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, और जो बच्चा मोबाइल चला रहा है या दो बच्चा नींद में है, ये दोनों सप्रेशर टी सेल है हमारे। क्लियर हो गई? अब मान लो सारा बच्चा सप्रेशर टी सेल, हेल्पर ए को हो ही ना, तो हम पढ़ाएंगे। और सारा हेल्पर टी सेल हो तो हम बहुत बढ़िया पढ़ा। सर ये मैकेनिज्म है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं क्लास में आप हमारी तरफ देखिए, अपना फेस ऐसा करिए कि लगे पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी दो चार बच्चे का मैसेज आता रहता है तो मैं टाइप करता है 10:30 मिलेंगे, वही मिलना। उसको बता के नहीं आ पाता है, वो फोन करती रहती है तो तुरंत काट देता है। तो बता के तो 10 बजे छूटे क्लास, 10:15 पे बाहर निकलेंगे, 45 मिनट का समय होता है, हम लोग अपना गुफ्तगू करेंगे। तो हेल्पर टी सेल बनिए तो एंटीबॉडीज अच्छी बनेगी, क्लास ज्यादा समझिए, सप्रेशर मत बने। चलिए ये तो इनका काम था। अब एक सवाल आया, बहुत बढ़िया सवाल है, जिसने ये पूरा थोड़ा सीखने की कोशिश करोगे वो कर। पूछा जाता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन इज बाय, किसने बनाया एंटीबॉडी? बी सेल या टी सेल? बी सेल, करेक्ट आंसर। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन बी सेल में। दूसरा सवाल, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ बी सेल या टी सेल? बोथ। दोनों मिलके तो बना रहे, बनाती कौन है? वो ये। जैसे पढ़ा तो मैं रहा हूं, लेकिन पूरी पढ़ाई ठीक से चल रही है, उसमें आपका भी योगदान है। अभी आप क्लास छोड़ के सब लोग बाहर चले जाओ और हमसे कह दो ऐसे पढ़ा के दिखाओ, सब कुछ ना पढ़ा पाएंगे। ऑनलाइन ऐसी तो क्लास है, वहां कोई हेल्पर टी सेल नहीं, तो सोच लीजिए कितनी एंटीबॉडी बनती है, वहां कुछ दिखता थोड़ी ना, वही ऑनलाइन क्लास है। तो आप इसका मतलब अगर सवाल आएगा एंटीबॉडी कौन बनाता है तो कहेंगे बी सेल। एंटीबॉडी फॉर्मेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ, तो सर टी भी तो इन्वॉल्व है। तीसरा सवाल, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट? बोथ। नहीं पढ़ रहे हो ध्यान से। ह्यूमोरल इज बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी और एंटीबॉडी द हेल्प ऑफ दिस। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी कहीं नहीं लिख के जाती।
इसलिए फोटो देखिए। चलिए, ये तो एक तमाशा हो गया, हेल्पर टीचर यहाँ ताली बजाने गए, उसको पता चला वहां भी चल रहा प्रोग्राम, तो यहाँ भी चले जाती है। हेल्पर टीचर कहते हैं चलो कि हम भी चलेंगे, ठीक है। और ये अब यहाँ से माइग्रेट करते हुए चल रहे हैं। और यहाँ आके खड़े हो जाते हैं और यहाँ भी वही काम करते हैं, ताली बजाते हैं। हेल्पर टीचर का नाम ही है। तो दूसरा सवाल आया, पहले दोबारा फिर से बता दीजिए। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू टी या बी, और सीएमआई इज ड्यू टू टी या बी। सिर्फ टी, यहाँ कहाँ बी गया? सिर्फ टी ही तो गया है, साइटोटॉक्सिक गया और हेल्पर टीचर गया। अब साइटोटॉक्सिक का काम जानते हैं। जैसे ही साइटोटॉक्सिक यहाँ पहुंचता है, कहता रुक भैया, जाना नहीं आगे, हम फैगोसाइटोसिस कर ही नहीं सकते। लिम्फोसाइट कभी भी फैगोसाइटोसिस नहीं कर सकता। तो वहां तो जोश जोश में चले आए ब्लड में कि चल के अभी पहुंचते देखे कौन है, बताओगे? बताते। तो जैसे वहां पहुंचे, कहीं दूर रहो, नजदीक मत जाना, कहीं वही ना आपको खा ले। अब ये फोन करते हैं, दादा मैक्रोफाजेस, तो दादा आ गए। ये तो वहीं आ जाते हैं। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल मैक्रोफाज से कहता है देख भैया, हम छेद करेंगे, छेद जिसमें छेद हो जाए उसको खा लेना। क्योंकि ये जो हमारी पैथोजन है ये हमारी नॉर्मल सेल के बीच में ही तो कहीं होगी, इसे घिरी होगी। तो अब साइटोटॉक्सिक जो सेल है वो लिम्फोसाइट है, दैट इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अपने और पराये को पहचान सकती है। तो वो क्या करती, कुछ ऐसे केमिकल निकालती है कि पैथोजन को इंजरी कर देती, छेद कर देगी, सरल भाषा में समझेगी, मार्किंग कर देगी और मैक्रोफाज जाके खा। और इस तमाशे को देख कर हेल्पर टीचर, वाह ये हेल्पर टीचर। तो सीएमआई में कौन कौन इन्वॉल्व हुआ? टी लिम्फोसाइट के नाम पे 2 लोग इन्वॉल्व हुए, मैक्रोफाज तो लिम्फोसाइट है। समझ में आया? यहां मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं पढ़ाया, लेकिन यहां भी है क्योंकि मेरा काम आपकी किताब का यहां से चल गया। जैसे यहां प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, वैसे यहां भी प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। क्लियर होगी? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं जितना मैंने पढ़ाया है, समझिए। पहले कहा हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहां से आती है, तो बोला ये पैदा होने के बाद आती है। दूसरा शब्द है हाईली स्पेसिफिक है, जिस पैथोजन के खिलाफ आपके अंदर इम्यूनिटी है सिर्फ उसी के खिलाफ होगी, अन्य के खिलाफ नहीं होगी। ये एंटीबॉडीज की वजह से होगी। अब आप देख पाए कि एंटीबॉडीज कैसे बनी, फिर इसी को इम्यूनोग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन कहा। ये एंटीबॉडीज कौन बनाता है? अब तो हम बी सेल जानते हैं, लेकिन नहीं जानते तो मैंने लिम्फोसाइट लिखा था। फिर बोला ये लिम्फोसाइट हमारे बोन मैरो में बनती हैं, बनने के बाद मैच्योर अलग अलग अंगों में होती हैं। थाइमस में मैच्योर होगी तो टी लिम्फोसाइट, बोन मैरो में ही रह के मैच्योर हो जाएगी तो बी लिम्फोसाइट। यही प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। मैच्योर होने के बाद वो चली जाती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। वो जगह है जहां पर यही टी एंड बी लिम्फोसाइट इफेक्टर, ये सब इफेक्टर सेल है। जगह नहीं है तो इसको भी इफेक्टर लिख के 2 हिस्सों में बांटता। ये काम ये कर तो रही है ना, तो इफेक्टर सेल में कन्वर्ट होती है, वो है सेकेंडरी लिम्फ। अब बोला गया हमारे लिम्फ नोड को देख लीजिए। लिम्फ नोड हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, मैंने बताया कहां पर जब एंटीजन या पैथोजन आएगा और बी सेल को स्टिमुलेट करेगा, पहली बार स्टिमुलेट करेगा तो वो एंटीबॉडीज बनवाते हैं, लेकिन धीमे धीमे बनवाते हैं, समय लगता है, कम मात्रा में बनवाते हैं। इसलिए फर्स्ट टाइम जब पैथोजन आता है तो सामान्यतः अपना असर दिखा ले जाता है। हफ्ते 10 दिन 12 दिन में जब एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो वो एंटीबॉडीज उस पैथोजन को नष्ट कर देती है। इसलिए कई बीमारियों में आपसे कहा जाता है कि भरोसा रखिए, इम्यूनिटी ही आपका काम करेगी। कोरोना में आप कर क्या थे? दवाई कोई काम कर रही थी? कुछ नहीं कर रही। फेथ ऑन इम्यूनिटी। तो आपको कोरोना होता है, डेंगू में कौन सा कुछ कर लेते हैं? फेथ ऑन इम्यूनिटी। लेकिन फिर बोला गया रिकवर इन 1 हफ्ते में, 10 दिन में, तो वो रिकवरी हफ्ता 10 दिन में इसीलिए होती है क्योंकि रिकवरी तभी होगी जब एंटीबॉडीज बने, तो बनने में समय लगा। कॉमन कोल्ड में भी यही कहते हो,
लेकिन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान हमारी मेमोरी सेल बन जाती है। अगर वही पैथोजन सेम पैथोजन रीअटैक करेगा, अब आपकी बेहद इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स आएगा जल्दी से। अब यहां से नहीं चलना है, अब यही मेमोरी सेल इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ज्यादा सी मात्रा में जल्दी से एंटीबॉडीज बनाती है, इसलिए सेकेंड टाइम वो पैथोजन अटैक नहीं करता। क्लियर? फिर दूसरी बात आई कि आपके पास अगर एंटीजन यानी पैथोजन ने टी सेल को स्टिमुलेट किया तो सेंसिटाइज होने के बाद वो 3 प्रकार के सेल में कन्वर्ट होती है। एक मेमोरी टी सेल, साइटोटॉक्सिक और हेल्पर टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल खुद ही चली जाती है एंटीजन के खिलाफ काम करने, एंड देयरफॉर सीएमआई। यहाँ पर एंटीबॉडीज जाती थी सर्कुलेट करती हुई, दैट इज एचआई यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन हेल्पर टी सेल इनके पास भी जाती इनहैंस करने इनकी प्रक्रिया को, इनके पास भी जाती इनहैंस करने इनकी प्रक्रिया को, हेल्प नाम ही इनका है, तो दोनों जगह जाती। इसका मतलब ये दिखता है कि एचआई में टी सेल और बी सेल दोनों इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन सीएमआई में सिर्फ टी सेल इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ बी सेल का कोई जिक्र नहीं। क्लियर हो?